Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. Here I'm moving ahead with our poetry among school children, जिसके early four stanzas के बारे में मैंने early video में discuss किया था. Now I'm moving ahead with the stanza number 5th. So let's welcome and to begin. What youthful mother, a shape upon her lap, honey of generation had betrayed, and that must sleep, shriek, struggle to escape, as recollection or the drug decide. Would think her son did she but see that shape with 60 or more winters on its head, a compensation for the pang of his birth or the uncertainty of his setting forth. अब स्टांजा 5 में एग्जैक्टली पॉइंट क्या बोलता है वो आइए हम जानते हैं. यहाँ पे पॉइंट एग्जैक्टली मदर के बारे में डिस्कस कर रहा है और उसका जो इन्फैचुएशन होता है टूवर्ड्स हिज सन उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे. तो एक यूथफुल मदर जब एक बेबी को जन्म देती है तब वो शायद कभी ये नहीं सोचती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये ओल्ड एज की तरफ मूव होगा या इसकी एज वदर होगी, ये एग्जैक्टली डिस्ट्रक्शन की तरफ मूव होगा, डेथ की तरफ मूव होगा. ये शायद एक मदर तब कभी नहीं सोचती है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है या उसे पालती है या उसे हम कह सकते हैं मेडिकेट करती है, सूद करती है, पैम्पर करती है. उस ड्यूरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है. So, what youthful mother, a shape upon her lap, honey of generation had betrayed. अब यहाँ पे जब वो अपने बच्चे को लैप में लेके रखती है तब वो ये कभी नहीं सोचती है कि जिस बच्चे को वो भी पैम्पर कर रही है वो एक दिन डिस्ट्रैक्शन की तरफ मूव होगा. एंड दैट मच स्लीप श्रिक स्ट्रगल टू एस्केप एज रिकलेक्शन और द ड्रग डिसाइड. अब जो बेबी है वो एग्जैक्टली जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे वो बढ़ता है, एग्जैक्टली अपनी मदर के वॉर्म से जब वो बाहर निकलता है, उस स्फेयर से बाहर निकलता है, उस हनी जनरेशन से जब वो बाहर निकलता है तब वो सोना भी शुरू कर देता है. वो स्ट्रगल करता है हमेशा अपनी माँ की गोद से उतर के और नीचे जाने की, या फिर जो भी उसे मेडिसिन्स दी जाती है उसका कभी कभी अगर उस पर असर होता है तो उस एग्जैक्टली उस जो अपना पास्ट जो लाइफ है उसको भूल के वो प्रेजेंट में भी आता है. नो डाउट ऐसा कहा जाता है कि विद जब बच्चा इनसाइड द वॉर्म होता है एक मदर के तब उसे अपनी पास्ट लाइफ पूरी याद होती है और जब वो बाहर आता है तब भी वो अपने पास्ट लाइफ के साथ होता है. पर जैसे जैसे वो ग्रोन अप होता है तो अपनी पास्ट लाइफ से एग्जैक्टली दूर होता जाता है और प्रेजेंट में आ जाता है. ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो एक फेज चल रहा होता है एक बेबी पे, तब एक मदर कभी ये नहीं सोचती है कि उसका बेटा कभी ऐसे सिचुएशन की तरफ जाएगा विद द 60 और मोर विंटर्स ऑन इट्स हेड, मतलब ओल्ड एज की तरफ जाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचती है उसकी मदर. इनफैक्ट वो जो डिलीवरिंग पेन होता है ड्यूरिंग डिलीवर अ बेबी, उस टाइम पे भी वो ये चीज़ नहीं सोचती है. इनफैक्ट उस दर्द में भी वो ये चीज़ नहीं सोचती है कि ये बच्चा आगे जाके ओल्ड एज की तरफ जाएगा या इसकी एज वेदर होगी या ये डेथ की तरफ मूव होगा. एज की जो अनसर्टेनिटीज़ है वो कभी नहीं देखती है. लाइक दिस इज़ द 5th स्टांजा. नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द 6th स्टांजा. यहाँ पे पॉइंट कुछ फिलोसोफर्स की बात करता है. Into the 6th stanza, Plato thought nature but a spume that plays upon a ghostly paradigm of things. Soldier Aristotle played the tours upon the bottom of a king of kings. While famous golden-thighed Pythagoras fingered upon a fiddlestick or strings what a star sang and careless muses heard. Old clothes upon all sticks to scare a bird. अब यहाँ पे पॉइंट कुछ फिलोसोफर्स के बारे में बात कर रहा है जहाँ पे प्लेटो का नाम दिया है, एरिस्टोटल का एंड पाइथागोरस का. एग्जैक्टली 6th स्टांजा में पॉइंट रिडिक्यूल करता है उन सारे ग्रेट फिलोसोफर्स ऑफ द वर्ल्ड को इन अ लाइट हार्टेड वे. एक लाइट हार्टेड मोड में यहाँ इन सारे जो भी फिलोसोफर्स हैं इनको यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट रिडिक्यूल करता है. सबसे पहले बात करता है पॉइंट प्लेटो की. तो यहाँ पे द फेमस फिलोसोफर रिगार्डेड द वर्ल्ड एज अनरियल. यहाँ पे प्लेटो वर्ल्ड को एग्जैक्टली अनरियल
कंसिडर करता है, अ mere रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज़। और प्लेटो के अकॉर्डिंग जो ये वर्ल्ड है सिर्फ एक रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज़ है। उसके ऑपोजिट में जब हम एरिस्टोटल की बात करते हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल पर्सन था, ठीक है, हु वॉज प्रैक्टिकल माइंडेड मैन ऑफ एक्शन एंड एज द ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर भी कौन था? एरिस्टोटल था, जो कि प्रैक्टिकल पर्सन था, ऑपोजिट टू हिज ओन ट्यूटर प्लेटो। प्लेटो के जस्ट अगेंस्ट में एरिस्टोटल था और अलेक्जेंडर द ग्रेट का ट्यूटर भी था। मस्ट हैव chastised दैट ग्रेट कॉन्कॉरर फ्रीक्वेंटली। येट अनदर फिलोसोफर पाइथागोरस, यहाँ पे तीसरे फिलोसोफर की बात हो रही है, पाइथागोरस की, हु डिक्लेयर दैट ही वॉज गोल्डन थाइड। उसने अपने आप को गोल्डन थाइड डिक्लेयर किया था। He was a great musician himself and could listen to the music of the spheres of the musical sounds emanating from the movement of planets in their orbit. यहाँ पे वो बहुत बड़ा पाइथागोरस जो था एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन था, जो प्लैनेट्स और ऑर्बिट्स के मूवमेंट्स पे म्यूजिक इमैन्युएट करता था, राइट। आगे पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे? बट ऑल द आउटस्टैंडिंग नॉलेज एंड विजडम ऑफ दीज रिनाउंड मैन कुड नॉट प्रिवेंट द नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजिंग। यहाँ पे जो भी ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स थे, उन्होंने जो जो फिलोसफीज थी, इनका जो भी नॉलेज था, जो भी विजडम था, ये प्रोसेस ऑफ एज को तो ये भी नहीं रोक सकते हैं। Their philosophy notwithstanding, they grew old and broken like a scarecrow with the passage of time. In fact, they themselves broken down like a scarecrow with the passage of time. वो भी इस चीज़ से बच नहीं सके, ना उनकी फिलॉसफी बच सकी, ना उनका विजडम बच सका, राइट। सो यहाँ पे सिक्स स्टांजा कंप्लीट होता है। सेवन्थ स्टांजा की तरफ हम मूव कर रहे हैं। बोथ nuns and mothers worship images, but those the candles light are not as those that animate a mother's reveries, but keep a marble or a bronze repose, and yet they too break hearts. O presence that passion, pity or affection knows, and that all heavenly glories symbolize. O self-born mockers of man's enterprise. यहाँ पे पॉइंट बात कर रहा है दैट द पैशनेट लवर लाइक लविंग मदर एंड अ पायस नन्स ऑल स्टिक टू इल्यूजन्स। ये सारे इल्यूजन से बंधे हुए रहते हैं। एंड द फॉरनेस फॉर द चारेस्ट इमेजेस मेक्स दैम ब्लाइंड टू हार्ड एंड हार्श रियलिटीज़। जब वो इमेजेस को पूछती हैं, एक मदर एक सन इमेज को पूछती रहती है, उसके आगे पीछे घूमती रहती है, उसी की केयर करती है, और एक पायस जो नन है वो एक पिक्चर के तरफ जाती है या एक इमेज को हमेशा पूछती रहती है जो गॉड की इमेज होती है। और अपने इतने डेडिकेटेड लव के बावजूद या फिर इतनी डेडिकेटेड होती हैं ये लोग कि इनको एग्जैक्टली ये ब्लाइंड होती है टूवर्ड्स द हार्ड एंड हार्श रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ। The beloveds, in fact, the beloveds are not at all as good and beautiful as they are imagined. Sons never as handsome and beautiful as believed or supposed, but ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है by the time. And the God is in heaven never as just and merciful as generally understood. लेकिन ये इस चीज़ को भी समझ, जो नन्स है वो गॉड की रियलिटी को नहीं समझ पाती है कि हमेशा सिचुएशंस एक जैसी नहीं रह सकती है बाय द गॉड, और ना ही एक मदर ये समझती है कि उनका बच्चा ऐसा ही हैंडसम, डेडिकेटेड, डिवोटेड रह सकता है या नहीं रह सकता, वो उसके बारे में भी नहीं सोचती है। एंड yet this worship of images continues unchanged, और ये unchangeable जो उनकी worship है वो हमेशा ऐसे ही चलती रहती हैं। The fact is that the images stand for glorious idols which are hardly ever attained. These idols mock at all human efforts. They are mockeries of the heart as great philosophers are mockeries of the intellect. None of them
can change the facts of life or influence the course of nature. कोई भी चीज़ नेचर के कोर्स को नहीं बदल सकती. कोई भी चीज़ जो मूविंग एज है, जो बढ़ती हुई एज, जो ग्रोइंग एज है, उसे कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती है. ठीक है. फाइनल स्टांजा की तरफ हम जब मूव करते हैं, labor is blossoming or dancing where the body is not bruised to pleasure shown, nor beauty born out of its own despair, nor blear eye wisdom out of midnight oil. O chestnut tree, a great rooted blossomer, are you the leaf, the blossom, or the ball? O body swayed to music, O brightening glance, how can we know the dancer from the dance? इस फाइनल स्टांजा में पोइट एग्जैक्टली एक एम्फसिस प्रेजेंट करता है, रीअफर्म करता है अपने मैगजीम्स को, दैट लाइफ इज़ एन ऑर्गेनिक होल मेड अप ऑफ ऑपोजिट. लाइफ हमेशा ऑपोजिट से बनती है, जहाँ पे ओल्ड, यंग, न्यू, ओल्ड हम अगर बात करें, राइट, ब्यूटिफुल, अगली, जस्ट एज चेस्टनट ट्री की तरह, who is neither leaf, blossom or trunk but the sum total of all three. जहाँ पे लाइफ भी सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन है, ऑपोजिट्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे एक चेस्टनट ट्री होता है. So also man is neither mind nor body nor soul but an united entity of the three. यहाँ पे इंसान भी जो है वो अपनी माइंड, बॉडी और सोल तीनों का यूनियन है. Life becomes really fruitful and labor is truly rewarding when the diligence of the scholar does not make him clear-eyed. Just as a dancer cannot be isolated from the dance, which is a fact कि एक dancer को कभी dance से अलग नहीं किया जा सकता, so also the body cannot be separated from the soul, which is quite natural. Harmony between the two is indispensable for self-fulfillment, for the bloom, the beauty of the tree of life. ये सारी चीज़ें पॉइट ने यहाँ पे कंक्लूड कर दी है इनटू द फाइनल स्टांजा, कि बॉडी हो, इंसान हो, नेचर हो, ट्री हो, देयर इज़ अ यूनियन ऑल अमंग दैम. हर एक चीज़ ऑपोजिट से बनी है, ठीक है, और वहाँ पे यूनिटी होनी ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पोइट्री अमंग स्कूल चिल्ड्रन, जहाँ पे पोइट ने बहुत सारे अपने चीज़ों को रिफ्लेक्ट किया है, पास्ट को, प्रेजेंट को, अपने फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को, इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को, ऑपोजिट्स को यहाँ पे शो किया गया है, कंट्रास्ट है, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ठीक है. तो यहाँ पे ये सारे कॉम्बिनेशन से ये पोइट्री बनी है अमंग स्कूल चिल्ड्रन. So thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Stay continue with us regularly and do watch the videos regularly, of course. And don't forget to subscribe the channel, like the video, press the bell icon to get the notification of our each video. Thank you so much.